नेपाल में आई भयंकर बाढ़ को लेकर दुनिया भर में चर्चा है। अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो आज वहां सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। दिन भर पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर मंडराते रहे और कई कई लोगों को बचाया गया। हमारे खास मेहमान श्रीधर वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि भारत के लिए आज वहां से एक अच्छी खबर आई। श्रीधर से बातचीत करेंगे हम थोड़ी देर में। एक और बड़ी बात, नेपाल के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती का वक्त है क्योंकि पूरे इलाके में घर गिरे हुए हैं, मलबा ही मलबा है और उस मलबे में डेड बॉडीज फैली हुई हैं, जानवरों के शव हैं उसमें। किस तरीके से नेपाल इसको पार पाएगा, इस पर रहेगी नजर क्योंकि आशंका है महामारी फैलने की। दूसरी बात जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा है वो ये कि आखिर इतनी बड़ी बाढ़ आई कैसे, क्या रही वजह। बताया गया कि शायद ग्लोफो यानी ग्लेशियर लेक ओवरफ्लो फ्लडिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं। फिर कहा गया कि शायद लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से नदी रुकी और फिर ये बाढ़ आई। तीसरी बात अब सुनाई दे रही है कि कहीं ग्लेशियर तो नहीं टूट गया, ग्लेशियर टूट के तो नहीं गिरा नीचे। इस पर हम बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या सड़क बनाने से, पहाड़ काटने से ये हुआ। हमारे साथ रहेंगे आईआईटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर असीम सत्तार। इनसे बात होगी थोड़ी देर में। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल विशेष। सबसे पहले बात श्रीधर न्यूपाने से जो वहां पर पहुंचे। वो उस चाय की दुकान पर भी गए जहां उन्होंने 10 मिनट पहले ही चाय पी थी। उसका हाल देखा, दुकान पूरी तरह से साफ, उनकी तस्वीर भी देखिएगा। श्रीधर से मैंने सबसे पहले पूछा कि आखिर उन्होंने वहां क्या क्या देखा। जो मैंने कल बताया था उससे भी ज्यादा, उससे भी दर्दनाक, उससे भी बहुत दुखद स्थिति है वहां पे। ये बाढ़ आप और मैं जब कल बात कर रहे थे, रसुआ की बात कर रहे थे, मैंने बताया था वहाँ एक रसुआ से शुरू हुआ। जी इसका उद्गम स्थल नेपाल और चीन के सीमा पे हुआ था। जी। वहाँ के बाद ये सबसे पहले रसुआ जिला में सबसे बड़ी हानि की, ज्यादा। हाँ। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है अभी। अगर आप जाने चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर को आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके कोई विकल्प नहीं है। हम रसुआ तक जाने के लिए चले थे आज सुबह, लेकिन हाँ। एक ही रास्ता बचे हुए है, तो वो रास्ते भी जाम पड़े हुए थे। हम गए नुआकोट जिले, जहाँ पे रसुआ से जो फंसे हुए लोग हैं उसको बचा के ले आ रहे थे हेलीकॉप्टर से। आज का मौसम बहुत अच्छा था। जो लोग कल संपर्क में नहीं थे, जो लोग भागे हुए थे, नेटवर्क नहीं थे, लेकिन आज उसका कुछ ऐसा ही तरह से कुछ लोग को पता चला कि वो लोग वहां पे जंगल पे फंसे हुए हैं, वो लोग भागे हुए हैं। उसके बाद आज 100 से बड़ी हेलीकॉप्टर का उड़ान हुआ वहां पे रसुआ जिले पे। वहां से 21 इंडियन केरला से थे, वो जो मुक्तिनाथ माफ कीजिएगा, वो जा रहे थे गोसाईकुंड। और कोई जा रहे थे मानसरोवर, कैलाश उसका मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर, उसका भी रेस्क्यू किया। एक मैंने जहाँ पे रेस्क्यू सेंटर नेपाली सेना का वहाँ नुआकोट पे, वहाँ देखा कोई 21 इंडियन लोग जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर किया था उसको लेके आए थे। उसके बाद उसको एक टूरिस्ट गाड़ी में भेज दिया गया है। एक आप बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पर कि 21 भारतीयों का आज वहां से रेस्क्यू किया गया। वो एग्जैक्टली आज, कल और आज नेपाल सरकार ने हेलीकॉप्टर से जो लोग फंसे हुए हैं वो उसको रेस्क्यू कर रहे हैं। जितने भी नदियां के और जो मार्केट प्लेस पे लाश पड़ी हुई है उसको भी अभी कलेक्शन नहीं किया हुआ है, क्योंकि पहले प्रायोरिटी जो फंसे हुए है उसको दिए गए हैं। हम आशा करते हैं कि कल और नेक्स्ट डे तक और वो रेस्क्यू का काम खत्म होगा। अभी जो क्षेत्र में ये तबाह हुआ है, यहाँ पे मौसम तो ठीक ही है, तो बारिश नहीं हो रहा है दिन भर। लेकिन दुख की बात यह है कि वहाँ जो लोग, जो लाश पड़ी हुई है, जानवर का, ह्यूमन का, वो गंद
गर्मी से गंध आ रहा है, तो रिस्क ये है कि कोई महामारी फैल जाए। तो जब एक बात लास्ट में कहूँगा कि जहाँ पे मैं कल चाय पी रहा था, वहाँ पे वहाँ पे बहुत मिट्टी का पहाड़ लगा हुआ है, शटर और ये फसल का सब कुछ बह गया है। मैं आपको वहाँ का तस्वीर जहाँ पे भेजूंगा। मैं जहाँ पे था वहाँ का तस्वीर मैंने लिया है, मेरा भी वही भी भेजूंगा। मैं त्रिशूली का मार्केट भी गया, वो देवी घाट भी गया, वहाँ पे स्थिति दर्दनाक थे। वहाँ का लोग जहाँ से उसका रेस्क्यू करके स्कूल में, कॉलेज में और अब पहाड़ में जहाँ पे सुरक्षित स्थान है, पब्लिक प्लेस, वहाँ पे बैठे हैं। अभी आज से प्रधानमंत्री गए हैं और लोग गए हैं, तो कल तक रेस्क्यू का ही काम चलेगा। उसके बाद काउंटिंग शुरू होगा। बहुत सी दुखद घटनाएं हुई हैं। क्या आपको वहां ऐसे लोग मिले जो अपनों की तलाश में घूम रहे हो, तस्वीरों को लिए हुए, खासतौर पर उस जगह पर जहां पर चॉपर उतर रहे हैं, वहां पर इस तरह के लोग, या अस्पतालों में लोग, रिलीफ जी सेंटर्स में लोग, ऐसा हम जी अक्सर देखते हैं, बड़ी संख्या में लोग, माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ पे जहाँ पे आज मैं गया था, उसका नाम है नुआकोट। वहाँ के सैनिक ट्रेनिंग सेंटर पे दो हेलीपैड है। वहाँ सरकारी और निजी हेलीकॉप्टर बारंबार उड़ रहे थे, लग रहा था कि वो एक एयरपोर्ट है। वहाँ पे बारंबार जो लोगों को लिया जाता था, वहाँ से नाम लिख के लोगों को फिर वहाँ से पठा जाता था। ये चल रहा था दिन भर। बहुत लोग आए थे जिसका फैमिली मिसिंग हो, और कुछ पता चल सकता है कि वो बहुत लोग इंडिया से नजदीक हो, तो वो आए थे, नेपाल से आए थे, बहुत जिले से आए थे। वहाँ इतना भीड़ है कि आप कल इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जा रहे थे जो क्या हुआ है देखने के लिए। जो देशों से, नेपाल से और बाहर देशों से वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी वहाँ पे गए हैं, लोग गए हैं देखने के लिए, रिलीफ लेके गए हैं। तो इतना भीड़ भाड़ लगा हुआ है वहाँ पे, तो कंट्रोल करने के लिए तो सुरक्षा कर्मियों को भी मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि लोग जा रहे हैं कि क्या में आफत तक कोई आएगा, कोई रेस्क्यू होगा, क्या होगा, वो उसको भी पता चलना चाहिएगा। सो वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत था। लेकिन ये है कि दूसरा अभी एक सूचना आया है कि ऊपर से अभी जहाँ से बाढ़ आया था वहाँ का ताल जमे हुए हैं, वहाँ से बाढ़ आने वाला है अभी। और कोई फिक्स नहीं है, जुनसुके भी टाइम में वो आ सकते हैं, उसके लिए रिस्क भी है। तो लोग जो नदी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन संपूर्ण तरफ से समन्वय करके सरकार ने काम कर रहा है। आज काठमांडू में सर्वदलीय बैठक बैठे हुए थे, वहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड जी भी थे। दल सब लोग मिलके ये जो विपद आई है नेपाल में, उसको संबोधन करने के लिए सभी दल ने एक साथ काम करने के लिए वो समर्थन जनाए हुए हैं। नेपाल का ये अच्छा संस्कार भी है। रेस्क्यू कैंप जैसे कोई बने हुए हैं क्या? जी, जो स्कूल और जो कॉलेज और जो पब्लिक बिल्डिंग्स था जो बचे हुए हैं, वहाँ पे रेस्क्यूड आदमियों को वहाँ पे बैठाए हुए हैं। वहाँ पे लोग रिलीफ, नेपाल सरकार ने वन डोर सिस्टम चलाए हुए है। अगर कोई लोग रिलीफ देने चाहते हैं तो नेपाल सरकार को वही वन डोर सिस्टम में जाना पड़ेगा, और अपने इच्छे से वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो उसके बाद तो नेपाल सरकार ही किस स्थान में क्या चीज की कमी है वही पहुंचाएगा। सर श्रीधर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिन भर थैंक यू सो मच। इट्स ऑलरेडी 10 इन नेपाल। श्रीधर से लगातार हम संपर्क में रहेंगे, उनसे ताजा जानकारी लेते रहेंगे। अब वो हिस्सा जिसमें मुझे बहुत रुचि है, आखिर साइंस इस बारे में क्या कहती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान तो है ही, साइंस क्या कहती है। मैंने बात की असीम सत्तार से, और सबसे पहले पूछा कि ग्लोव की बात हो रही थी। ग्लोव तो ये नहीं है, ये साबित हो गया। ये है क्या? वीडियो फुटेज से हमें पहले पता चलेगा कि ये आइदर एक क्लाउड बर्स्ट या ग्लेशियर लेक जैसा दिख रहा था, लेकिन जब बाद में हमें पता चला सैटेलाइट इन्वेस्टिगेशन से, सैटेलाइट इमेजरी से, कि ये उस वैली में जहां से ये शुरू हुई है उसके आसपास कोई ग्लेशियर लेक होने का
एविडेंस जो है सैटेलाइट इमेज में नहीं थी। तो इसमें से एक बात क्लियर है कि ये ग्लेशियर लेक रिलेटेड तो है नहीं। जब उसको फिर हमने देखा कि प्री और पोस्ट जो इवेंट के पहले का इमेज और इवेंट का पोस्ट सैटेलाइट इमेज को हम जब देखे, उसमें हमें पता चला कि ये एक टिपिकल सिनेरियो है जिसमें आपका ग्लेशियर डिटैचमेंट हुई है, जिसमें बर्फ जो है ग्लेशियर में बर्फ होती है, उसमें से आगे का हिस्सा है ग्लेशियर का टूट के नीचे आ गई है। और वो नीचे आने के कारण जो क्या हुआ कि वो बर्फ पिघल के जो है डाउनस्ट्रीम मूव करने लगा, और जैसे वो नीचे मूव करने लगा वो फ्लड का रूप ले लिया। तो इस तरह का एक सेम इंसिडेंट जो 21 में है, इसी का ही एक बड़ा मैग्नीट्यूड हमें इस बार 2000 अभी 1-2 दिन पहले हमें दिखाई दिया। जी, तो इसमें अगर ऐसी बात है तो उसमें मेरा सवाल यही है कि बड़ा भूकंप भी महसूस किया गया वहाँ पर। यूएसजीएस ने भूकंप रिपोर्ट किया, और बड़ी मात्रा में मलबा जो गाद है, जो पूरी एक तरीके से पूरी वैली नहीं, पूरे शहर गांव को एक तरीके से भर देती है वो गाद। क्या वो फिर कहाँ से आती है? वो गाद कहाँ से आती है? बिल्कुल। ये जो आपका अर्थक्वेक है, तो ये बेसिकली अर्थक्वेक बोला गया था इसीलिए क्योंकि वो जो साइस्मोग्राम्स है, साइस्मोमीटर्स में ये सिग्नल रिकॉर्ड किए गए थे। तो ये पता चला कि वो जो लैंडस्लाइड है वो उसका एक हाई एम्पलीट्यूड पीक जो है इसमें रिकॉर्ड किया गया। तो ये बेसिकली एक अर्थक्वेक नहीं बल्कि जो ग्लेशियर आइस डिटैचमेंट हुई है, उसके कारण जो ग्राउंड मूवमेंट्स हुई है, वो पीक जो है उसको रिकॉर्ड हुआ है साइस्मोग्राफ्स में। और ये तब इस तरह का एवलांचेस हमारे हिमालय में हर दिन होती रहती है, छोटी-छोटी जो हमें साइस्मोग्राम में शायद रिकॉर्ड होती है, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम होती है। लेकिन जब इनकी एम्पलीट्यूड काफ़ी हाई होती है, तब हमें पता लगती है कि वो किस मैग्नीट्यूड का एक इवेंट होगी कि वो दैट लेड टू अ हाई पीक इन द seismogram. So that is what I wanted to, इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ये अर्थक्वेक है, ये बेसिकली सिग्नल जो है वो अर्थक्वेक के कारण नहीं, ये जो एवलांच हुई है या ग्लेशियर डिटैचमेंट हुई है, उसकी इम्पैक्ट के कारण उसमें एक पीक आई है। तो वो पीक जो है इट इज बिन रिकॉर्डेड। दूसरी बात आपने मुझे पूछी कि जो ये मलबा है नीचे, वो कहाँ से आई है। पहली बात है कि जब इस तरह का ग्लेशियर डिटैचमेंट होती है, बहुत संभावना रहती है कि जो बर्फ मिट्टी के ऊपर जो है, वो मिट्टी को भी साथ में लेते हुए आए। ये हमने चमोली में भी दिखा था, जिसमें आपका जो ऊपर का लेयर था वो बर्फ था, नीचे का लेयर जो था वो मिट्टी था, और नीचे जो उसका फेलियर हुआ, बेडरॉक के साथ जो ग्लेशियर साथ में नीचे आई। बस वही नहीं, इसके अलावा हम आपको बोल सकते हैं कि जैसे ही वो डिटैचमेंट होके नीचे आती है और बर्फ पिघलने लग जाती है, जब नीचे फ्लड के रूप में जो वो नीचे मूव करने लगती है, तो हिमालय में जो है हमें बहुत लूज सेडिमेंट्स अवेलेबल रहता है, जो कि इजीली मोबाइल होते हैं, वो काफ़ी मोबाइल होते हैं। जैसे ही वो एक फ्लड या मूविंग वाटर के टच में आ जाती है, तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट होती है नीचे की तरफ। तो ये हमें दिखाई दिया इसमें कि ये इवेंट काफ़ी हद तक इरोशन किया होगा अगल-बगल के बैंक्स में, रिवर बैंक्स में, वैली में, और इरोशन करते हुए जो ये मलबा है वहाँ से धोते हुए नीचे की तरफ ले गए और नीचे जाके उसको डिपॉजिट किया, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मलबे के नीचे आ चुकी है। जी, एक आखिरी सवाल ये है कि मेरे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस पर रिपोर्ट्स कर रहा हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप पेड़ काटेंगे, सड़क बनाएंगे पहाड़ों में, तो ये तो होगा ही, ये स्वाभाविक है। क्या इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके देखा जा सकता है? वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इस इंसिडेंट में क्या हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं? आप जवाब दें। जी सर। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हुआ है ग्लेशियर डिटैचमेंट है काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड में। तो यहाँ पे जो लैंड यूज़ लैंड कवर चेंजेस का इम्पैक्ट बहुत कम होगा, बल्कि अगर वो नीचे होता जहाँ पे हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ दिखती है, अगर वहाँ से कुछ सोर्स होती तो उसमें हम इसको बोल सकते थे, लेकिन ये ग्लेशियर टेरेन में हुआ है। एक ग्लेशियर नेचुरल प्रोसेस से टूट के नीचे गिरी है, और ये जो नेचुरल प्रोसेस है
वो हो सकता है कि ये ट्रिगर हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर हो सकता है कि ये ट्रिगर हुआ है ग्लेशियर स्ट्रेस चेंज की वजह से, जो कि डेफिनेटली हो सकती है कि ये क्लाइमेट इम्पैक्ट्स की वजह से हुआ है, एक नेचुरल वे, जो कि हमें चमोली में भी हमें देखने को मिला था कि वहाँ पे लैंड कवर चेंजेस जो ह्यूमन इंड्यूस्ड है, वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलती है वहाँ पे, इतनी हाई ऑल्टीट्यूड्स में। तो ये डेफिनेटली इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड दिस इज नॉट नेचुरली कॉमन, नहीं तो हर ग्लेशियर टूट के गिरती। तो इसमें जो है कि इस ग्लेशियर में ऐसा क्या था कि ये टूट के गिरी, इसका हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें, जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। अभी हम उसमें आज ही हम लौटे हैं, तो हम आज से इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं कि कैसे हुआ है, किस तरह से। इस तरह के इवेंट्स हमें पहले भी देखने को मिला है, जिसमें बहुत सारा प्री कंडीशनिंग होती है कि किस तरह से उस एरिया को प्री कंडीशन किया गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर रेनफॉल हो सकती है जो परमाफ्रॉस्ट हम बोलते हैं, जो कि फ्रोजन लैंड, जो कि जमीन जो कम से कम 2 सालों के लिए वो फ्रोजन है, परमाफ्रॉस्ट जो हम इसको बोलते हैं, उसका भी कोई रोल हो सकता है कि उसमें क्रिवासिस फॉर्म हो गए, जो गड्ढे होते हैं, बहुत डीप गड्ढे जो ग्लेशियर के बीच में से गुजरती है, वो लंबे डीप होके वो अपने मेन ग्लेशियर से वो डिटैच होने लगती है। और फिर इसमें बहुत अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं सब ग्लेशियल ड्रेनेज, ग्लेशियर और मिट्टी के बीच में कितने पानी है। तो बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह से एक प्रोसेस मैकेनिज्म इसमें प्ले किया है। जी, औसिम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और एक बात तो समझ में आ रही है कि इसको हम लोग आगे कभी और विस्तार में बात करेंगे, ताकि लोगों को और बात समझ में आए। मुझे लगता है कि इस तरह की आवाज़ें लोगों को सुननी चाहिए, और आप अपनी राय रखिए, पर इस तरह का साइंटिफिक जो बातें हैं उनको भी सुनिए, ये ज़रूरी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार। इस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर भेजिए अपना कमेंट। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, कमेंट शामिल करता था, इधर भाग दौड़ है इसलिए नहीं कर रहा हूँ आज, लेकिन करूँगा वो भी जल्दी ही। आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, उनके जवाब भी दे रहा हूँ। और फॉलो कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, तब आपको पता चलेगा हमारा नया वीडियो कब आ रहा है। कल भी ज़रूर देखिएगा, हमारा जो आज सुबह का वीडियो था वो बहुत ज़्यादा देखा गया। हमारे जो अब तक जो वीडियो देखे गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो वो बन चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, यानी आपको ये काम पसंद आ रहा है। ये मेरे मन का काम है, समझना, चीज़ों को बताना, लोगों की ज़िंदगियों में जाना, वहाँ वही नहीं करना, आंकड़ेबाजी नहीं। एक एक चीज़, एक एक व्यक्ति वहाँ मौजूद है, एक एक व्यक्ति वहाँ ज़रूरी है, उसकी ज़िंदगी है पूरी, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे। कल भी हम लोग समझेंगे इस बारे में, कल भी इस बारे में बात होगी। और सबको बताइए कि ये चैनल है दिबांग ऑफिशियल। धन्यवाद।